नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में और इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हां, आपको बता दें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया था, जिसमें 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका था, जिसके बाद आज यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान जारी था अभी तक, जिसमें 5 बजे ये मतदान खत्म हो चुका है। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर और तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होना है, जिसके बाद इन पांचों राज्यों का मतदान पूरा हो जाएगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है इन पांचों राज्यों में किसकी सरकार आखिर बन रही है। जी हां, तो इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी और सपा से मिशन जैदी जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। जी हाँ, सबसे पहला सवाल हमारा विकास जी आपसे है। एक तरफ भूपेश बघेल की ओर खुद ही ईडी की तलवार लटकी हुई थी, वहीं दूसरी ओर वो भाजपा पर पैसे और शराब देकर वोट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं और आज वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव भी चल रहा था। उसी दौरान ये बड़ा बयान भूपेश बघेल का सामने आया, जिसमें भाजपा पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है। जी विकास जी। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ये एहसास लगा लिया होगा इस बयान से। आप बहुत समय से पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप इससे अंदाजा लगा लिया होगा कि भूपेश बघेल जी ये चुनाव हार गए, क्योंकि हारने से पहले ही ये इस तरीके की बयानबाजी अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लेम ईवीएम को दिया जाता था, लेकिन नए तरीके का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ये कर रही है अपनी हार को छुपाने के लिए और हार पर नया बहाना ढूंढने के लिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े हर्ष की बात है। आज ये दिखाई दे गया है बघेल जी के स्टेटमेंट से कि वो चुनाव छत्तीसगढ़ का बड़े बहुमत के साथ हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी सोनाली, ये उसी दिन से तय हो गया था जब महादेव एक्ट का भंडाफोड़ हुआ था, जब भूपेश बघेल जी की कारगुजारियां सामने आना चालू हुई थी। उसी समय से ये तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी की विदाई अब तय है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने सब कुछ किया। आपको अगर याद हो कि केंद्रीय योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे हमारी तमाम केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनकी सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उन सारे प्रदेशों में अगर देख लें तो उनमें भी अगर सबसे ज्यादा दुर्गति किसी राज्य में है केंद्र की योजनाओं की, तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की जनता से आखिर क्यों दुश्मनी निकाल रहे थे भूपेश बघेल जी, और मुझे लगता है इसी चीज का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। जिन हजारों लाखों लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास से महरूम रखने का काम किया, उसे घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। हजारों लाखों लोगों को आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ना ले पाए, उसमें तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी करने का और भ्रष्टाचार करने का काम जो भूपेश बघेल जी ने किया, आज उसका परिणाम निकल करके सामने आ रहा है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये बिल्कुल तय है। बस एक मुहर लगाई है भूपेश बघेल जी ने, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए, वरना कांग्रेस पार्टी को तो अपने में झांक करके देखना चाहिए कैसी सरकारें चलाई हैं उन्होंने, और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए आज वो भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के उल जलूल बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। पवन गुप्ता जी जवाब दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, पहले ही से कह दिया जा रहा है कि जो भाजपा है वो कई तरह के प्रयास कर रही है जनता को लुभाने के लिए। उसके अलावा जो अभी विकास पांडे जी ने जितने भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, उन सारी बातों का आप जवाब दीजिए पवन जी। ऐसा है जी, ये भी भाजपा के हमारे प्रिय जो साथी थी, ये भी यही सपने देख रहे हैं, मगर वहां पर ये भाजपा जो भी हथकंडे अपना सकती है
जी जितना ये मगर सरकार में नहीं आ सकते हैं। वहां पर 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है, और वहां पर जितने बघेल ने काम किए, जितनी योजनाएं लागू की हैं, जितने कार्य किए हैं, उससे बौखला गए बीजेपी वाले। और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरा अपना सब कुछ कर लिया, मगर आप जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे 2/3 बहुमत से, यानी 90 में 70 से ज्यादा सीटें हैं। बहुत ही ज्यादा दावे के साथ कह रहे हैं पवन जी। और इससे पहले 7 तारीख को भी हमने देखा कि एक बयान आया जिसमें से भूपेश बघेल कह रहे थे कि हम 18-19 सीटें जीतेंगे 20 में से, और आज उनके पुत्र ने, चैतन्य ने भी ये दावा कर दिया कि वो 75 सीटें जीतेंगे। मतलब पहले से ही कैसे बता दिया जा रहा है विकास पांडे जी, पहले से ही कैसे बता दिया जा रहा है कि 75 सीटें जीतेंगे? देखिए, दो चीजों को आप आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। एक चीज ये कि एक तरफ भूपेश बघेल जी कह रहे हैं हम 75 सीटें जीत रहे हैं, उनके पुत्र श्री कह रहे हैं हम 20 में से 18 सीटें जीत रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वोट को खरीदने का प्रश्न कहां उठता है? जब आपको जनता वोट कर रही है, आप इतनी सीटें जीत रहे हैं, तो फिर ये घबराहट क्यों है भाई? ये बताएं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। आपको मैं फिर कहता हूं, आपको महादेव ऐप का जिक्र किया हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी ने। मुझे बता दीजिए कि महादेव ऐप के जो भी उसको चलाने वाला व्यक्ति था, उसने अपना बाकायदा वीडियो जारी किया और उसने ये कहा है कि मैं भूपेश बघेल जी से मिला हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, ये स्वयं उस व्यक्ति ने कहा है जो इस केस में सबसे बड़ा अपराधी है, जो इसका साजिश करता है, जो महादेव ऐप का ऑनर है। उसने स्वयं इस बात को कहा है वीडियो जारी करके कि मैं भूपेश बघेल जी से मिला और 508 करोड़ रुपए का सीधा लेन देन उसके द्वारा स्वीकार किया गया, जो कहीं ना कहीं चुनावी दस्ते भी भूपेश बघेल जी ने इस्तेमाल किया होगा। निश्चित तौर पर जब इतना मोटा पैसा आया है, बड़ा पैसा आया है, तो वो चुनाव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मुझे एक तरफ ये बताने से, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता दे मुझे कि भूपेश बघेल जी ने आज तक ये मना क्यों नहीं किया कि मैं इस शख्स को जानता नहीं। जो शख्स उन पर आरोप लगा रहा है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप भी कहीं अगर भूपेश बघेल जी की बाइट मिल जाए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं हूं, अगर ये कहा हो, नहीं कहा, इसका सीधा मतलब है कि महादेव ऐप का घोटाला हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस घोटाले के मूल में है। भूपेश बघेल एंड कंपनी इस घोटाले के मूल में है। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी मुहर लगा दी है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमारा जो सपना है वो 3 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ही कह गए, लेकिन सही बात बोल गए वो। तो हमारा ये सपना नहीं है, ये हमारा विश्वास भी है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, क्योंकि जनता ये जानती है कि डबल इंजन के साथ जब वो चलेगी तो जो छत्तीसगढ़ की गाड़ी और तेजी से दौड़ेगी, जिसपे ब्रेक लगाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है, उस ब्रेक को अब जनता हटाना चाहती है और हटा करके ही दम लेगी छत्तीसगढ़ की। जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देते हैं आप लोग, कभी ईडी के ऊपर आरोप लगा देते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट अपना काम ना करे, ईडी अपनी जांच ना करे और ईडी अपना काम ना करे, साफ केवल आरोप लगाना और अपना पल्ला झाड़ लेना। विकास जी जवाब दीजिए। हमने कभी नहीं कहा इस प्रवृत्ति से इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। आज देश में सरकार बचाने के लिए हम किसी पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है देश में नरेंद्र मोदी जी की, और उस पूर्ण बहुमत की सरकार पे जनता का विश्वास है। आज हमारी सरकार है देश में नरेंद्र मोदी जी की, और उस पूर्ण बहुमत की सरकार पे जनता का विश्वास है। आज हमारी सरकार में इस तरीके की स्थितियां नहीं बन सकती। आप ये समझ लीजिए भाई, ये बात बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को जरा याद कर लें, कांग्रेस पार्टी के नेता, जब अपनी सरकार बचाने के लिए आपने उनके पीछे सीबीआई लगा दी और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्यों लगा दी थी भाई? सीबीआई लगाई थी इसलिए क्योंकि आप अपनी सरकार बचा पाए। आपने बहन मायावती के पीछे सीबीआई लगा दी केवल इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचा ले जाए। हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं। कारण ये कि हम विशुद्ध रूप से राजनीति को भ्रष्टाचारियों के चुंगल से मुक्त कराना चाहते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है। भ्रष्टाचारी कहीं भी हो, आप ये समझ लीजिए कि आप अगर विपक्ष में बैठे हैं तो क्या ये आपको अधिकार हो जाएगा कि आप भ्रष्टाचार करते रहें, और जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं तो सीधा ये कह दें कि साहब हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए हमें छूट है इस बात की कि हमें भ्रष्टाचार करने दिया जाए क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं।
ये पुरानी पद्धति है जो कांग्रेस के समय में चला करती थी श्रीमान जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये प्रवृत्ति चलने वाली नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो ईडी, सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां आपका दरवाजा कभी भी खटखटा सकती है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है सरकार बचाने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए। हमारे पास देश की जनता का समर्थन है, हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आप ये भी समझ लीजिए, वो हर स्थिति परिस्थिति से लड़ना जानता है। इसी वजह से इन विरोधियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बवंडर उठा हुआ है इन सबके पेट में, क्योंकि ये जान रहे हैं कि एमपी हम दोबारा जीतने जा रहे हैं और राजस्थान से इन्हें बाहर कर दिया है, छत्तीसगढ़ से ये बाहर होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो इबादत उसी दिन लिख दी गई थी जब इनके यहाँ परिवारवाद पे अंतिम मोहर लगी थी। तो ये तय मान लीजिए, देखिए विशुद्ध रूप से आप बात समझिए, नेताओं के पुत्र ही क्यों आ रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में। आप ये समझने का प्रयास करिए और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी, और जब तक इनके यहाँ परिवारवाद इतने नीचे लेयर तक बना रहेगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि इनके यहाँ कार्यकर्ताओं का कहीं समायोजन हो पाएगा, कार्यकर्ता बेचारा फल फूल पाएगा। उसका भी कहीं ना कहीं इन्हें दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है, उसका भी दुष्परिणाम इन्हें उठाना पड़ रहा है। जी विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से विचारधारा आधारित पार्टी है और हमारी विचारधारा है अंत्योदय की, और उसी अंत्योदय का परिणाम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पिछले कई वर्षों से गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम भी आप भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनके शासनकाल में नाना से लेकर, दादी से लेकर, पिताजी से लेकर, माताजी से लेकर और बेटे तक एक जुमला कहते कहते नहीं थक रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन किसी की गरीबी नहीं हटी देश में। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों की गरीबी जरूर उन्होंने दूर कर दी। तो मुझे लगता है कि यही तिलांजलि है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो अब होने जा रही है 2024 के भी इलेक्शन में। फाइनल तिलांजलि जनता इनको देने जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज आप समझ लीजिए, आईएमएफ की अभी रिपोर्ट आई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में देश में 13 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से निकल करके ऊपर आए। क्या आज तक ऐसा कभी हुआ? गरीबों का हमेशा मजाक बनाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आज गरीबों को लेकर के भी राज्यों में जाकर के आप देखिए राजनीति करती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि गरीबों के लिए ही तो छत्तीसगढ़ में वो योजना चली थी जिससे प्रधानमंत्री आवास मिलता। आखिर उसमें भ्रष्टाचार करके उस योजना को ठप्प करने का काम क्यों किया भूपेश बघेल जी ने? ये छत्तीसगढ़ की जनता उनसे जानना चाहती है। ये जानना चाहती छत्तीसगढ़ की जनता, जो गरीब जनता जिसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता तो उसके कुछ आंसू पुछते। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर के ये एक बड़ी पहल थी जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही थी। लेकिन विद्वेष की राजनीति का आलम देखिए छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल जी ने उस योजना को भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, उस पर भी ब्रेक लगाने का काम किया। तो ऐसी घृणा की राजनीति जो कांग्रेस का आधार रही है, घृणा की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता तिलांजलि देने जा रही है। मध्य प्रदेश हिंसा की बात कर रही है आप, मध्य प्रदेश की हिंसा में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मैं बता रहा हूं आपको कि छतरपुर में जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान लगे हुए थे उन पर भी हमला किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। तो ये कैसी व्याकुलता है कांग्रेस के अंदर कि अपने कार्यकर्ताओं पे कम से कम अंकुश लगाइए। सारे आरोप सुनते रहिएगा, स्वीकार करना भी सीखिए, मेरा ये आग्रह है। और छत्तीसगढ़ की जनता, मैं बता रहा हूं आपको कि छतरपुर में जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान लगे हुए थे उन पर भी हमला किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। तो ये कैसी व्याकुलता है कांग्रेस के अंदर कि अपने कार्यकर्ताओं पे कम से कम अंकुश लगाइए। सारे आरोप सुनते रहिएगा, स्वीकार करना भी सीखिए, मेरा ये आग्रह है। और छत्तीसगढ़ की जनता, मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो छत्तीसगढ़ की बातें कर रहे हैं, राजे रजवाड़ों के साथ नहीं जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में आई समय इन्होंने पक्षपात किया और किसी भी तरह का स्पष्ट सरकार को काम नहीं करने दिया। इन्होंने हर अपनी केंद्रीय नीति में इन्होंने डाला जिससे वहां पे काम ना हो, और जनता समझ गई और जनता ने समझ के आज वोट दिया है। और वोट करिए 3 तारीख को सामने आ जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा। और जहां तक छतरपुर की घटनाएं हैं वहां पे बीजेपी वालों ने की है, बीजेपी वालों का योग्य हुई है।
रही है, इनका इनके संस्कार की शैली है, उपद्रव करना, मारपीट करना, लोगों को बदनाम करना, ये सब इनका कल्चर है, इनका संस्कार है। ये इसके साथ चलते हैं, इसी साथ राजनीति करते हैं। ये जब कर जाते हैं, जब ये समझते हैं कर रहे हैं, तो यही करते हैं। पिछली बार क्या है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार के बल पर, पक्षी के बल पर, पद के बल पर लोगों को तोड़ के और एक निर्वाचित सरकार जनादेश से पवन जी की बात सुनिएगा। और एक तरफ अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का भी आरोप भाजपा के ऊपर ही लगाया जा रहा है। और अभी पवन गुप्ता जी ने भी ये साफ साफ कहा कि भाजपा ने ही कहीं ना कहीं उनका हाथ था, कि उन्हीं की वजह से जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। ये सारी बातें अभी तक आप लोगों ने सुनी है, विकास जी आपने सुनी है, आप जवाब दीजिए। देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो अपने कुनबे को ना बचा पाना और परिवारवाद की बेदी पर जब कांग्रेस कसी गई तो यही हुआ। आप देख लीजिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस कितने बार विघटन का शिकार हुई, और केवल एक वजह से, और वो वजह आज तक वही वजह है, और वो है परिवारवाद। केवल परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी, चाहे एनडी तिवारी से ले लीजिए और चाहे उससे पहले से ले लीजिए, और चाहे वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी के अंदर G20 के 3 के नेताओं को, क्या G23 के नेता आप सबको याद होंगे सोनाली जी, आपको भी याद होंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखा था बाकायदा और उनके परिवारवाद को लेकर के सवाल उठाए थे। ये हमने तो नहीं कर दिया था भाई, ये भी कांग्रेस पार्टी के लोग अब हम पे आरोप लगा देंगे कि कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, इन सबको, सलमान खुर्शीद, इन सबको हमने उकसा दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी उकसा सकती है इतने वरिष्ठ नेताओं को? नहीं उकसा सकती। दिक्कत यहाँ पे है कांग्रेस पार्टी, मैं फिर कहूंगा, अपनी नाकामी और परिवारवाद, इन पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ऊल जलूल की बातें करती है, और उन्हीं ऊल जलूल की पार्टी में वो स्वयं फंस जाते हैं। मुझे बता दीजिए कि जिनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया, जितना योगदान गांधी परिवार का है, मुझे लगता है उतना ही योगदान सिंधिया जी के परिवार का है, उतना ही गुलाम नबी आजाद जी के परिवार का है, उतना ही कपिल सिब्बल जी का भी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं। और क्यों छोड़ करके गए? केवल एक वजह, आजादी के बाद से जब भी कांग्रेस के अंदर विघटन पैदा हुआ, वजह आज भी वही है जो कल थी, और वो है परिवारवाद। और जब तक परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में रहेगा, तब तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का उद्धार होने वाला नहीं है, ये आप तय मान लीजिए, क्योंकि ये परिवारवाद की बेदी पर हमेशा कसे जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रामद्रोही लोग हैं, और जो रामद्रोही है उन्हें जनता हमेशा सबक सिखा के रहेगी, और सबक सिखाने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। हम आपके तो हमारे लिए ये ना बताइए, ज्यादा परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये जो उदाहरण है जो पूरा देश आंदोलन छोड़ के गए, वो पद के लिए छोड़ के गए, परिवारवाद के लिए, वो अपने बड़े नेता परिवारवाद इनके बच्चे हैं, सब जगह इनके बच्चे उनके आगे हैं, वो विधायक है, सांसद है, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, क्या है, वो क्या है, ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। ये पंकज सिंह का राजनाथ सिंह नहीं है, इनके से मोतीलाल नेहरू के समय से, नेहरू जी आए, जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने कांग्रेस का अपनी पूरी जवानी जेल में बिता दी देश को स्वतंत्र देने के लिए। उसके बाद देश को बनाने के लिए उन्होंने देश को आधार रखने के लिए आगे इंदिरा जी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने देश को बचाने के लिए राजीव गांधी ने जीवन न्यौछावर कर दिया। इनके बाद एक भी है ऐसा क्या काम नहीं, ये भी ऐसा करते हमारे व्यक्ति ने न्यौछावर कर दिया। और आज मध्य प्रदेश में चुनाव पूरा भी हो चुका है, तो अगर बात करें गठबंधन की, जो कि आप लोगों का लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपा की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्या होगा? क्या विधानसभा चुनाव में भी एक गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो यहाँ का चुनाव संपन्न होने में कुछ ही मिनट रह गए हैं, तो अभी तो गठबंधन तो विधानसभा का नहीं हो पाया। अब लोकसभा के गठबंधन की जो आप बात कर रही हैं, तो ये आगे के ऊपर के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और बड़े जो नेतागण हैं, हमारी पार्टी का डिसीजन जो भी होगा, तो एक मत लिया जाएगा बैठ करके, तो आगे की जो भी रणनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि किस तरह से देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को, भ्रष्टाचार को, और किस तरह से देश के अंदर जो जहर नफरत फैलने का और घोलने का काम
पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए अगर कोई भी दल आना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर संविधान बचाने के लिए हमको केकेडी न्यूज का भी सहारा लेना पड़ेगा तो हम उसमें जाएंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमको छोटी और बड़ी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको नीति से मतलब है, व्यक्तिगत नीतियों से मतलब है, अगर उनमें हमको जोड़ना पड़ेगा किसी को जोड़ने के लिए तो हम वो जाएंगे। बात पवन जी आपने गलत सुन लिया, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं और हमने सवाल ये पूछा कि अगर कांग्रेस को विधानसभा में मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ती है सपा की तो सपा क्या करेगी? हमारा सवाल। विकास जी अभी तक ये सारी बातें आपने सुनी है, विकास जी अभी तक आपने जितनी भी बातें सुनी है उन सबका जवाब दीजिएगा। इस बीच हमारे बीच एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है, अभी भी लाइन में लगे हुए हैं लोग। दरसीवा में हुई सबसे अधिक वोटिंग हुई है और पोलिंग बूथों पर 3 बजे तक मतदान खत्म हो गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में 91% वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के वोटरों में दिख रहा है गजब का उत्साह। मध्य और वोटरों की लाइन अभी भी लगी हुई है और छत्तीसगढ़ में इस बार 91% मतदान हुआ है। और अभी तक विकास जी आपने जितनी भी बातें सुनी, जितनी भी आरोप सुने सपा की ओर से कह लें या कांग्रेस की ओर से, और सपा का पक्ष लेते हुए पवन जी ने जो कहा वो सब भी आपने सुना। जवाब दीजिएगा विकास जी। ये जो मुझे लगता है कि विरोधाभास भी पैदा करती है और वो विरोधाभास है ये कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। वही स्थिति होने वाली है। अब आगामी आप इंतजार करिए, वो क्षण दूर नहीं है, क्योंकि आपको याद हो कि अखिलेश यादव जी का ही ये बयान था कि कांग्रेस पार्टी हमें 6 सीटें विधानसभा मध्य प्रदेश में देने की बात कर रही है। ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं अखिलेश जी ने कहा है। भाई हमारे प्रवक्ता दोनों लोग सुन लें इस बात को। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद आप देख लीजिए, कमलनाथ जी उधर घुटिया रहे हैं, अजय राय जी इधर घुटिया रहे हैं और अखिलेश जी की मजबूरी का आलम देखिए कि वो आराग अलाप रहे हैं कि हमारा साहब लोकसभा में हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। अरे भाई आप समझने का प्रयास करिए कि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अखिलेश जी की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, उनके नेता भी जानते हैं। यही कारण है कि ना ही इनसे जो उपचुनाव हुआ इनका उत्तरांचल के उपचुनाव में ना ही अखिलेश यादव जी से कुछ पूछा गया, बताया गया। उस पर भी आपने बयान सुना होगा अखिलेश यादव जी का। और उसके बाद मध्य प्रदेश में खुद ही कह रहे थे कि 6 सीटों की बात कर रहे थे, अब भैया वो भी नहीं दिए हमको, वो भी नहीं दिए। तो ये रोना हम थोड़े ना रो रहे हैं, ये स्वयं अखिलेश जी रो रहे हैं भाई, ये हम नहीं रो रहे हैं। और उसके बाद भी अखिलेश जी जब ये कहते हैं कि लोकसभा में हमारी जो है वो ऐसी ही चलती रहेगी, हम बने रहेंगे, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस इसी तरह का करते रहिए, इसी तरह का रोना रोते रहिए, आप इसी तरह में खुश रहिए, इसी खुशहाली में रहिए कि कांग्रेस और सपा में विवाद होगा, लोग साथ दे रहेंगे। आप इसका जी ने कहा, मैंने अभी अपना तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो वही कहा है। अगर इसमें कोई चीज गलत हो तो सोनाली जी मुझे टोक दीजिए आप। जी पवन जी, हर दूसरे दिन जब से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता चला कि विधानसभा में सीटें नहीं मिली है कांग्रेस की ओर से, तब से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं और हर सभा में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के ऊपर एक साथ निशाना साधा है और कई बयान दिए हैं। पवन जी, ये बयान हमने भी सुने, आपने भी सुने, आपने भी देखा। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे सीधे वहां पर उनके प्रत्याशी हैं और सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा से लड़ाई है, तो आदमी बयान तो दे नहीं देगा। उसने क्या गलत किया? ये तो राजनीतिक बयान समाज पर बहुत बुरा असर डालते हैं पवन जी, जनता की तरह से कौन सी नई बात कर ली उन्होंने? अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे संविधान बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, तो संविधान की चिंता भाई समाजवादी पार्टी को तब क्यों नहीं हुई जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी पर इसी कांग्रेस पार्टी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर दिया था? अरे भाई तब संविधान नहीं गया था क्या? तब संविधान सुरक्षित था समाजवादी पार्टी की? आप इन्हीं घटनाओं को दिलाते रहिए। आप पार्टी ने कांग्रेस के साथ क्या किया, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ क्या किया, कांग्रेस ने मुलायम सिंह के साथ क्या किया, आप इन्हीं सबको रहिए,
और नहीं डाल पाएंगे, ये खुद आपके तैयार है, मगर हम गलों में फूट नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल इस भ्रम को निकाल दीजिए आप, खूब आप खूब करिए, खूब कहिए, आप वार्तालाप खूब होने दीजिए, मगर आप नहीं डाल पाएंगे। अलायंस 2024 आते ही पता चल जाएगा कि गठबंधन में आखिर कितनी एकता है या फिर कितना दरार आया है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं